Hello everyone, welcome back to the channel Commerce with Aroma. Here we are back again with another video, not a live video but yes a recorded video of macroeconomics. This is the part 7 of macroeconomics where we are going to discuss about banking part 2. Now what is banking part 2? Banking part 1 क्या था? देखो पहले वाले बैंकिंग के पार्ट में हमने कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा था, कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड ऑल ऑफ दैट। वो सारी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी? पार्ट 1 में। जिसने वीडियो नहीं देखी मेक श्योर यू गो एंड वॉच इट। इस वाले पार्ट में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं? सेंट्रल बैंक को पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल बैंक मैम आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ मैम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड का बैंक है? नहीं, ये हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, यानी सेंटर में सबसे ज़्यादा डिसीजन मेकिंग जो होती है हमारे मॉनेटरी, हमारे पैसे से रिलेटेड, वो कौन करती है? सेंट्रल बैंक। हर इकोनॉमी की, हर कंट्री की अपनी अलग अलग सेंट्रल बैंक होती है। तो ठीक है, फिर करेंगे सेशन को स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखो इसके पहले वाली पीडीएफ तो सेम है क्योंकि मनी एंड बैंकिंग, मनी नॉट मनी, हाँ मनी भी मैंने करा दिया है बट उसके अलग पीडीएफ है। बैंकिंग की एक ही पीडीएफ होगी कंबाइंड, सो दैट आपके पास बहुत सारे पीडीएफ्स का ऐसा वो ना हो कि बंडल हो जाए एंड लास्ट मोमेंट आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम होगी। दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, वो जो सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 12th में है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक की। सेंट्रल बैंक से पहले हम अपने पहले वाले, देखो हमने यहाँ पे पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें बहुत प्यार से कवर की हैं। आप चाहूँ नहीं, आप ज़रूर देख लेना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड आप सबको पता है कि हम बिना क्यूटसी स्माइल के साथ सेशन स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि सेम पीडीएफ है तो मैम सेम क्यूटसी स्माइल होगी, नहीं, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, हम क्यूटसी स्माइल के साथ दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ओके मैम, एनोटेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा मैम? अभी कर रहे? हाँ ठीक है, चलो फिर करेंगे सेशन को स्टार्ट। तो सेंट्रल बैंक की बात करें अगर, सेंट्रल बैंक क्या होता है एंड ऑल्सो ये पीडीएफ्स, अपडेट्स, क्लासेस के बारे में आपको कहाँ पता चलेगी? टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल, आपके टेलीग्राम चैनल का नाम है द माई वे कॉमर्स। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ एक्टिव हैं जो बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। एंड अगर आपको कोई डिस्कशंस, कोई कुछ भी डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आई एम ऑल्सो इन द ग्रुप, यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। तो बात करें सेंट्रल बैंक की, तो सेंट्रल बैंक क्या होती है? एपेक्स बॉडी होती है। एपेक्स यानी सबसे टॉप वाली, जैसे आपके घर पे है ना पप्पा जी, दादाजी, वैसी वो जो टॉप लेवल बॉडी है वो कौन है? आपकी सेंट्रल बैंक है। वो बॉडी करती क्या है? एपेक्स बॉडी बेसिकली उनका काम क्या है? कंट्रोल करने का है, ऑपरेट करने का है, रेगुलेट करने का है एंड डायरेक्ट द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो सेंट्रल बैंक का बेसिक काम यही है कि वो कंट्रोल करेगी, ऑपरेट करेगी, रेगुलेट करेगी पूरे बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्री के। ठीक है, ये एक अपेक्स यानी सबसे टॉप लेवल, सबसे सुप्रीम बॉडी है जो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे होती है हमारे बैंकिंग सिस्टम के। ठीक है, ऑल दी फाइनेंशियल डेवलप्ड कंट्रीज हैव देयर ओन सेंट्रल बैंक्स, सबके अपने अलग सेंट्रल बैंक हैं। अब ये थोड़ा सा हिस्ट्री है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आपकी जो इंडिया की सेंट्रल बैंक है जिसको हम कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1 अप्रैल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अप्रैल 1, 1935 में, जो कि आया था आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, जो कि 1934 में पास हुआ था। यानी आपका एक्ट पहले पास हुआ और इनकी स्टैब्लिशमेंट्स 1935 अप्रैल 1 को हुई थी। ओके, मेरा यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आप सबको कमेंट करना है क्योंकि जब आप कमेंट करोगे, आप सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वैसे तो मुझे आंसर पता है, अब ये मत सोचना कि मैम को पता नहीं है, लेकिन आप ये सर्च करके मुझे आंसर बताओगे कि ये जो आरबीआई बनाने वाली बात है ना, इतना बड़ा डिसीजन किसी इकोनॉमी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक बनाना, ये जो इतना बड़ा डिसीजन है ना, वो किसने रिकमेंड किया था? यानी आरबीआई बनाने के लिए कौन सी ऐसी कमीशन थी जिसने रिकमेंड किया था? ओके, और देखो सेंट्रल बैंक है, इसका क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स है, जैसे देखो यूके की बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं, यूएसए की फेडरल रिजर्व सिस्टम, तो ये सारे अदर नेम्स हैं। अब हम बात करें फंक्शंस की, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये प्ले करते हैं। सबसे पहले करेंसी अथॉरिटी और बैंक ऑफ इशू। हम क्या अपने घर से पैसे बनाते हैं? नहीं, हमें तो किसी ने दिया पैसे, उसको हम पैसे मान लेते हैं और उसे यूज़ करते हैं, शॉपिंग करते हैं, खूब सारा पैसा खर्च करते हैं।
लेकिन ये पैसा करेंसी आती कहाँ से मैम? वो जो अरेबियन सी है और इधर आपकी जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ के समुद्र से ऐसे तैरते तैरते नोट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ये आपकी मॉनेटरी जो अथॉरिटी है यानी आपकी सेंट्रल बैंक है वो बनाती है, जिसे हम कहते हैं बैंक ऑफ इशू। सारे करेंसीज और जो भी नोट्स, कॉइन्स, एनीथिंग, आपकी जो बेसिक कितनी करेंसीज होनी चाहिए उसका डिसीजन वो कितना होगा, कैसे बनेगा, ये कौन बनाता है या कौन बताता है? सेंट्रल बैंक। वो अथॉरिटी है जो आपकी बैंक नोट्स को इशू करती है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, आपकी जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके लिए भी तो किसी को काम करना पड़ेगा। अच्छा आप याद करो, कमर्शियल बैंक के हमने कुछ फंक्शंस पढ़े थे एज एन एजेंट। तो भाई अब सरकार को भी तो कोई एजेंट चाहिए जो उसके लिए काम करे। वो कौन होगा? आपका सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई होगा। गवर्नमेंट के लिए वो बैंकर जैसा काम करता है, सारी चीज़ों को देखना, संभालना, गवर्नमेंट की जो भी ट्रांजैक्शंस है, जो भी पेमेंट्स आते हैं, बाहर से आते हैं, जो टैक्स कलेक्शन है, एवरीथिंग, ये काम कौन करता है? आपका आरबीआई, लेकिन गवर्नमेंट के लिए। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये सुपरवाइज भी करता है। अब ये जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे कमर्शियल बैंक्स हैं ना, ढेर सारे, इनको सुपरवाइज, मॉनिटर, कंट्रोल करने का काम किसका है? हमारे सेंट्रल बैंक का है। कंट्रोलर, याद रखना, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने बोला कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोल कौन करेगा कि इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई होनी है, कितना क्रेडिट हो सकता है, कितना उधार दे सकते हो, कि सब कुछ, एवरीथिंग। द वर्ड हियर इज कंट्रोल। तो ये कंट्रोल कौन करता है? आपका सेंट्रल बैंक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्रिएट, ये जो मनी सप्लाई है और जो क्रेडिट है, जो उधार है, वो क्रिएट कौन करता है? वो कौन करता है? आपका कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है। तो ये कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंट्रोल करने का काम हमेशा पापा का होता है, लेकिन बिजनेस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, क्रिएट बहुत लोग करते हैं। ये एग्जाम्पल था, बस आपको ये याद रखना है कि कंट्रोल करने का काम हमारे मनी सप्लाई और क्रेडिट, उधार कितना होगा, वो है हमारे आरबीआई का, लेकिन कौन करेगा क्रिएट? वो होता है कमर्शियल बैंक्स का। क्लियर? अब देखो, करेंसी अथॉरिटी, वही सारी बातें लिखी हुई हैं, वो किस तरह से कंट्रोल करेगा? ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ मेजर्स हैं जिनके थ्रू आपको पता है आरबीआई कंट्रोल करती है कि भाई इतना ही इकोनॉमी में उधार देना होगा आपको। तो ये सारे मेजर्स हैं, ये सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप क्रेडिट कंट्रोल करते हो इकोनॉमी में। मैम ये ड्राइंग आप करना जरूरी था क्या? अमीबा बना रहे हो, ठीक है, कर लेता है। तो करेंसी अथॉरिटी की बात करें, बैंक ऑफ इशू, ये क्या है? ये आपकी जो भी इशूज होती है करेंसी की, वो कौन करता है? आपकी बैंक ऑफ इशू। बैंक ऑफ इशू कौन है? आपका आरबीआई। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये मत सोचना कि मैम कॉइन्स पे हम कंट्रोल नहीं है आरबीआई का। कंट्रोल तो हर जगह आरबीआई का है, लेकिन कॉइन्स बेसिकली कौन आपका क्रिएट करता है, कौन बना रहा है? वो होते हैं आपकी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। देखो, इन इंडिया आरबीआई हैज द सोल राइट, सोल यानी इंडिविजुअल राइट ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी। तो यहाँ पे हम बेसिक बात कर रहे हैं पेपर करेंसी की। पेपर करेंसी कौन इशू करेगा? आपका आरबीआई, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स विच आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कौन है? आपकी भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 1 रुपए का नोट होगा या कॉइन्स होंगे, वो कौन इशू करेगा? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अदर देन दैट सारी पेपर करेंसीज का इशू करेगा कौन? आरबीआई। इनके दो, आपको पता है, इनके दो बॉडीज है, नाम मुझे बहुत याद नहीं आ रहा है, एस से नाम था। वहाँ पे यहाँ पे मतलब नोट्स बनते हैं। वैसे तो टकसाल होता है जहाँ पे कॉइन्स बनते हैं, लेकिन जहाँ पे नोट करेंसी छपते हैं ना, वो 2 जगह ही है इकोनॉमी में। वैसे आप चाहो तो इसे सर्च कर सकते हैं, मुझे नाम याद आएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बता दूंगी। The 1 rupee note bears the signature of finance secretary while other currency notes bear the signature of governor। देखो, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं या बेसिक पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1 रुपए के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? फाइनेंस सेक्रेटरी का। लेकिन जो अदर करेंसीज है वहाँ पे गवर्नर ऑफ आरबीआई का होता है। आपको पता है ना आपकी गवर्नर कौन है करंटली? नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर वो जो करेंसीज है उनको बैक किया जाता है, एक बैकअप प्लान करना होगा असेट्स उनकी इक्वल वैल्यू की, यानी जितने नोट्स आप छाप रहे हो उतना ही आपके असेट की वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप वो नोट वैलिड कहलाएगा। ठीक है, वो कैसे एसेट्स हो सकते हैं? गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियंस, फॉरेन सिक्योरिटीज, कुछ भी आप रखो। कुछ एडवांटेजेस हैं जो बेसिक आप पढ़ सकते हो, बहुत बेसिक से हैं कि हाँ एक यूनिफॉर्मिटी है, कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस कर सकता है पावर मनी सप्लाई को, करेंसी सिस्टम में फेथ रहेगा। आप कोई भी बोले कि रिलायंस जो है ना वो नोट्स बनाएंगे, आपको भरोसा होगा, वो आप सोचोगे नहीं वो तो अपने फायदे के लिए बनाएगा, हमारे लिए क्या करने वाला है, तो एक फेथ नहीं होता। लेकिन अगर आपकी सेंट्रल बैंक कुछ भी करती है तो आपको भरोसा होता है कि हाँ हम यहाँ पे आग बंद करके नोट्स को नोट्स मान सकते हैं। अब सेंट्रल बैंक की बात करें तो इज ऑल्सो ऑथोराइज टू बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोरो कर सकती है सेंट्रल बैंक से। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको भी पैसे की जरूरत हो सकती है, तो वो कहाँ से पैसे बोरो करेंगे? सेंट्रल बैंक से।
जब गवर्नमेंट उनकी बोरो करने के लिए, यानी जब सरकार को जरूरत थी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और तब जाके आरबीआई ने कुछ नोट्स इशू किए हैं, कुछ न्यू नोट्स बनाए हैं, करेंसीज बनाए हैं, वो वाले जो होते हैं ना, उनको आप क्या बोलते हो? डेफिसिट फाइनेंसिंग। उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो? डेफिसिट फाइनेंसिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेरे क्वेश्चन में आया था, मेरे एग्जाम में। When government incurs a deficit in its budget, जब आपकी गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम आती है, डेफिसिट यानी प्रॉब्लम आ गई, डी यानी नेगेटिव चला गया आपका बजट, इट बोरोज फ्रॉम सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक से बोरो करती है। कैसे बोरो करेगी? कहती ठीक है तुम मेरे सिक्योरिटीज बेच, हम तुम्हें बेच रहे हैं, तुम हमें पैसे दे दो। तो जब वो सिक्योरिटीज बैंक अक्वायर करती है तो उन्हीं की सिक्योरिटीज उनके पास आ गई, सेंट्रल बैंक के पास सिक्योरिटीज आ गई। ये देखो आपका बैंक है, इनको आपने सिक्योरिटी बेचे तो इनके पास जितनी सिक्योरिटीज आ गई उसी के इक्वल में इन्होंने नोट्स इशू किए और इनको पेमेंट कर दी। किसको? गवर्नमेंट को। तो ये जो तरीका है उधार का, उसको आप क्या बोलते हो? डेफिसिट फाइनेंसिंग। और इसको और भी क्या बोलते हो? मोनेटाइजिंग। मोनेटाइज किया है आपने गवर्नमेंट के डेट को, यानी जो गवर्नमेंट की उधार की प्रॉब्लम थी उसको आपने मनी से सॉल्व किया है। क्लियर? बेसिक सी बातें थी। बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब बैंकर टू द गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि आरबीआई बहुत सारे फंक्शंस काम करता है एज एन एजेंट, एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सारे देखो बातें ये यहाँ पे लिखी हुई है। इट मेंटेन्स अ करंट अकाउंट। आपकी गवर्नमेंट की जो करंट अकाउंट है, अलग काइंड ऑफ डिपॉजिट्स, रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, ये सारी लोन्स, एडवांसेस देने का काम किसका होता है? आरबीआई का होता है। हर इंसान को जरूरत है बैंक की, तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं होगी? गवर्नमेंट में तो इतनी सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ठीक है। एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक डेट को मैनेज करे। अब गवर्नमेंट के पास भी जो पैसा है वो किसका है? पब्लिक का तो है, पब्लिक का तो डेट है ना वो, तो उसको मैनेज करने का काम भी किसका है? आपके आरबीआई का है। फाइनेंशियल एडवाइजर क्यों? क्योंकि बहुत सारे सजेशंस एवरी टाइम, इकोनॉमिक रिलेटेड, पॉलिटिकल रिलेटेड, सारी चीजें जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए आपको या सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह एडवाइस करता है। कौन? आपका आरबीआई। क्लियर है? फिर देखो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर क्या है? नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक्स है, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स आपके काम करते हैं, उनको भी तो कोई चाहिए, एक पप्पा चाहिए जो उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड करे या उनको कंट्रोल करे। तो ये पप्पा की तरह एक्ट करते हैं आरबीआई। किसके? डिफरेंट सेंट्रल कमर्शियल बैंक्स के लिए। ठीक है। एक एजेंट, देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज। अब देखो यहाँ पे ना रेगुलेट करेंगे, कहते हैं हम तुम्हें एडवाइस दे रहे हो तो तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है। तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बैंकर्स बैंक या सुपरवाइजर आप किसको बोलते हो? आरबीआई को। एपेक्स बैंक के सबसे टॉप पे हो तो भाई आपका काम है ना कि छोटे लोगों को या और भी आपके जो नीचे काम करते हैं कमर्शियल बैंक्स, उनका ध्यान दो, उनको सुपरवाइज करो, उनको कंट्रोल करो। तो कमर्शियल बैंक्स को बहुत ज्यादा सुपरविजन मिलती है और ध्यान सुपरवाइज करते रहते हैं सेंट्रल बैंक, सो दैट वो काम अच्छे से करें। अब क्या क्या फंक्शंस वो करते हैं देखो। सबसे पहले तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। आपको मैंने बताया था इसके पहले वाली क्लास में, कमर्शियल बैंक के जितने डिपॉजिट्स होते हैं उनका कुछ परसेंट डिपॉजिट आपको रखना पड़ता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कमर्शियल बैंक के पास 1000 डिपॉजिट्स आए, एग्जांपल है 1000 बहुत कम है, 1000 डिपॉजिट्स आए तो उसका कुछ पैसा उनको मेंटेन करना होता है रिजर्व में, और कुछ पैसे को फिर से आप लोन के लिए डिपॉजिट करके सारा वो क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो। तो ये जो 200 रुपए है ना, ये कौन मेंटेन करता है? ये 200 रुपए बैंक अपने पास नहीं रखती, ये पता है कहाँ रखती है? वो आपको आरबीआई को देती है। ये जो 200 रुपए वो आरबीआई के पास रखती है, इसीलिए हम कहते हैं कि आपका जो आरबीआई है वो कस्टोडियन है कैश रिजर्व्स का। कस्टोडियन यानी एक डिपॉजिटर है, बेसिकली डिपॉजिटर नहीं, एक कस्टडी है, एक ऐसा रूम है जहाँ पे सारे कैश रिजर्व्स अलग अलग बैंकों के आरबीआई अपने पास रखता है। इसीलिए आरबीआई क्या है? कस्टोडियन है कैश रिजर्व्स का। किसके? कमर्शियल बैंक के। एंड यही जो 200 रुपए है ना, जो आपको अपना कुछ रिजर्व मेंटेन करना है, उसको आप क्या कहते हो? कैश रिजर्व रेशियो, जो आपको सेंट्रल बैंक के साथ मेंटेन करना पड़ता है। क्लियर है? फिर देखो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये तो प्रॉब्लम ऐसी है ना कि जब सारी जिंदगी में थक हार गए हो, परेशान हो गए हो, तो फिर आरबीआई कहेगी सुनो बेटा मैं हूं, जो भी प्रॉब्लम्स है मुझसे कहो। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी एक फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, जहां पे कमर्शियल बैंक को कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो आरबीआई कहती है मैं हूं ना। ठीक है, मैं हूं ना। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो अप्रोच कर सकते हैं सेंट्रल बैंक को लोन्स एडवांसेस के लिए एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। वो लेंड कर देते हैं लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट में जो भी प्रॉब्लम आती है, कोई नहीं बचा तो हम तुम्हें रेडी हैं, उधार ले लो हमसे, अपना काम ठीक कर लो, सॉल्व कर लो। तो सेंट्रल बैंक ये सारी चीजें भी करती है। अब ये जो लोन्स अपने कमर्शियल बैंक को सिचुएशंस इमरजेंसी में दिया है या इमरजेंसी के सिचुएशंस में दिया है, सेंट्रल बैंक कौन सा रोल प्ले करता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, एक गारंटर है फॉर देम एंड मेंटेन्स अ साउंड एंड हेल्दी बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी। अब क्योंकि देखो
आपके सेंट्रल बैंक जो है वो आपके कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रही है तो गारंटी ले रही है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, इसने अभी प्रॉब्लम फेस किया लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी फंक्शन को हम कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। फिर बात करें क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस देखो बैंक के इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होते हैं, SBI वाले यूनियन बैंक से बात कर रहे हैं, बहुत सारे बैंक्स होते हैं ना, यूको बैंक एंड मल्टीपल बैंक्स, तो इन दोनों बैंक्स में भी कुछ इंटर ट्रांजेक्शन चलती हैं। अब एक डिपॉजिटर है, उसने सिर्फ SBI में थोड़े खाते बनवाए हैं, बहुत सारे उनके अकाउंट्स होते हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट में। तो जब कभी क्लियरिंग में प्रॉब्लम आती है, चेक क्लियर नहीं हुआ, डिपॉजिट क्लियर नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो RBI कहती है कि सब सुनो, तुम सबका रिकॉर्ड मेरे पास है, मुझे देखने दो, कोई प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर दूंगा। तो ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी करती है, ठीक है। एज अ सेंट्रल बैंक होल्ड्स द कैश रिजर्व्स ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स, इट बिकम ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज देयर क्लियरिंग हाउस। क्योंकि जो कैश रिजर्व्स यानी 1000 के 200 रुपए जो आपने RBI के पास रखवाए हैं, सबका इन्फॉर्मेशन RBI के पास है। दैट मीन्स कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी तो हम सॉल्व कर देंगे क्योंकि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, सबका अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास है। तो कुछ भी क्लियरिंग की प्रॉब्लम आती है, चेक क्लियर नहीं हुआ, प्रॉब्लम हुई डेबिट क्रेडिट में, हम सब देख लेंगे, RBI सब देख लेगा। अब देखो एज अ सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक रेगुलेट करेगा, कुर्सी लगा के RBI बैठा है एंड कंट्रोल करेगा कमर्शियल बैंक्स को। तो रेगुलेशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो, देखो बहुत सारी लाइसेंस कैसे देना है नहीं देना है, कौन कमर्शियल बैंक बन सकता है, किसको कैसे खोलना है, ये सारा जो कंट्रोल है किसके पास होगा, सुपरवाइजर के पास होगा। ब्रांच एक्सपेंड करना चाहते हो, अच्छा इंडिया से बाहर भी खोलना चाहते हो, पहले आओ RBI से परमिशन लो। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट, मर्जिंग वाइंडिंग ऑफ एवरीथिंग रिलेटेड। जैसे आप कहते हो ना कंपनीज को रेगुलेट करने वाला कौन है, कंपनीज एक्ट 2013। इसी तरह बैंक को रेगुलेट करने वाला, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने वाला कौन है, RBI। साथ ही साथ एक और एक्ट चलता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, लेकिन हम मेन जो पप्पा है वो कौन है, आपके RBI, ठीक है। अब हम बात करें कंट्रोलर की, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। हमने क्या पढ़ा है, आपकी जो RBI है वो क्या है, कंट्रोलर है। अब कंट्रोलर किस चीज की है, क्रेडिट की है। जो भी उधार आप दे रहे हो ना, अब ये ना सुपरवाइजर है, ये इसने कुर्सी लगा के कमर्शियल बैंक्स को देखना स्टार्ट किया, फिर ये देखते हैं अच्छा कौन कितना क्रिएट कर रहा है पैसे, इतना डिपॉजिट, इतना लोन क्रिएट कर दिया आपने, नहीं हमारी इकोनॉमी तो लॉस में जा रही है, प्रॉब्लम में आ रही है, रुको हमें कुछ करना पड़ेगा, हम कंट्रोल करेंगे तुम्हारा मनी सप्लाई, हम कंट्रोल करेंगे तुम्हारी क्रेडिट। तो ये फंक्शन किसका है, RBI का है। और ये कंट्रोल किसके थ्रू करती है, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। यानी जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज आती हैं वो क्यों आती हैं, क्रेडिट और मनी सप्लाई को ठीक रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए RBI हमेशा अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करती है। इट इज द पॉलिसी, ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसको सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करती है किसी भी इकोनॉमी के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई। आपने एक और पढ़ा होगा पॉलिसी, दैट इज फिजिकल पॉलिसी। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है इकोनॉमी की कंडीशन के लिए, ठीक है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी क्या है वो भी हम पढ़ेंगे फिजिकल डेट आगे आने वाले टाइम में। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, वो पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करती है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, या जो भी उधार कमर्शियल बैंक्स क्रिएट कर रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, देखो कुछ मैकेनिज्म्स आपको पढ़ने हैं। रेपो या रीपर्चेज रेट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रेपो क्या होता है या रीपर्चेज रेट क्या होता है। पहले तो ये रीपर्चेज क्यों है मैं आपको बताती हूँ। बेसिक कहानी यहाँ पे एक सेकेंड। तो रेपो रेट क्या है, देखो रेपो रेट ना रीपर्चेज रेट है, यानी यहाँ पे कोई चीज आपने रीपर्चेज कर लेना है, दोबारा से खरीद लेना है। लेकिन खरीदना क्या है अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले रेपो रेट एक ऐसा रेट है जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं RBI से। अपनी कॉपी में आप लिखो, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ऐसे बना देती हूँ, ये RBI है एंड ये देखो CB यानी कमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक को जब RBI जब कमर्शियल बैंक को उधार देती है, लोन देती है, जिस रेट पे 10%, 2%, 3%, 4%, जिस रेट पे RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। इट इज अ रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री दैट इज RBI इन केस ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स, शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए रेपो रेट पे, रीपर्चेज रेट पे आपको कमर्शियल बैंक्स को उधार देती है RBI। अब ये रीपर्चेज क्यों लिखा है, क्योंकि ना यहाँ पे आपको कुछ कोलैटरल लेना पड़ता है। सेंट्रल जो बैंक, कमर्शियल जो बैंक है, कमर्शियल बैंक जब भी लोन लेगी ना तो यहाँ पे अपनी कुछ सिक्योरिटीज देगी, उधार रखेगी, कोलैटरल रखेगी।
जब आपने अपना उधार पे कर दिया तो कमर्शियल बैंक्स उन सिक्योरिटीज को जो गिरवी रखी थी आरबीआई के पास उसको दोबारा से रीपर्चेज कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक ऐसा रीपर्चेज एग्रीमेंट है जहां पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को उधार दिया एंड उधार देने की वजह से उन्होंने कमर्शियल बैंक की कुछ सिक्योरिटीज अपने पास रख ली। तो जब कमर्शियल बैंक ने उनको वापस से पे कर दिया तो कमर्शियल बैंक दोबारा से उन्हें रीपर्चेज कर सकते हैं उन्हीं सिक्योरिटीज को जो उन्होंने उधार लेते टाइम गिरवी रखी थी। इसीलिए हम रीपर्चेज बोलते हैं। क्लियर? देखो, द सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन अगेंस्ट अप्रूव सिक्योरिटीज और एलिजिबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये अप्रूव सिक्योरिटीज के अगेंस्ट ही आपको लोन मिलती है जिसको दोबारा से आप परचेज कर सकते हो। अब हम बात करें इसके थ्रू आप मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करते हो। ध्यान से सुनना, अगर आरबीआई इंक्रीज कर दे, अगर आरबीआई इंक्रीज कर देगी ना, रेपो रेट इंक्रीज कर देगी, दैट मीन्स अब कमर्शियल बैंक्स को भी उधार महंगे पे मिल रहा है। पहले 2% पे उधार ले सकती थी कमर्शियल बैंक, अब कहती है आरबीआई कि हमने इंक्रीज कर दिया रेट, अब हम तुम्हें 10% की रेट पे, वैसे ये एक्स्ट्रा है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, 10% की रेट पे उधार देंगे। कमर्शियल बैंक ने बोला अच्छा तो हमें 10% पे दोगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम भी लोन महंगा कर देते हैं। तो जब कमर्शियल बैंक को खुद ही 10% पे लोन मिल रहा है तो ये जो उधार देगी ना पब्लिक को, ये जो उधार पब्लिक को देगी ना वो भी महंगे रेट पे देगी। ये बोलेगी कि ठीक है हम पब्लिक को लोन देंगे लेकिन 10% पे तो हमें उधार मिल रहा है, हम 15% पे देंगे, जाओ। तो ये 15% पे पब्लिक को लोन मिलेगा, यानी लोन हो गया महंगा। तो क्या हम लोन लेना पसंद करेंगे? नहीं। जब हम लोन लेना पसंद नहीं करेंगे दैट मीन्स कमर्शियल बैंक की जो एबिलिटी है क्रिएट करने की क्रेडिट वो कम हो जाएगी। समझ रहे हो? जब उनके पास, जब उन्होंने लोन ही ज्यादा नहीं सैंक्शन कर पाया, जब लोन ही ज्यादा लोगों ने नहीं लिया तो डिपॉजिट्स भी नहीं आए, क्योंकि लोन को ही तो डिपॉजिट्स में कन्वर्ट करती है और उसी डिपॉजिट से फिर से लोन बनाती है। तब फिर कहाँ से कमर्शियल बैंक की जो लेंडिंग फैसिलिटी है वो इंक्रीज होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जब आपको मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम करनी है, यानी आपको ये लगता है, पता ये होता कब है? इन्फ्लेशन के केस में। इन्फ्लेशन का मतलब होता है, मेरा ये व्हाइट बोर्ड चल नहीं रहा है ना, इस वजह से यही लिखना पड़ रहा है, बट डोंट वरी, समझ में आ जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब क्या है कि आपकी सारी चीजें थोड़ी सी महंगी हो गई हैं, जनरल प्राइजेस राइज हो गए हैं आपकी कमोडिटीज की। तो जब इकोनॉमी में बहुत सारा इन्फ्लेशन आता है तो आरबीआई कहती है कि हम रेपो रेट इंक्रीज कर देंगे, यानी हम कमर्शियल बैंक्स को जब महंगे पे लोन देंगे तो वो भी लोगों को महंगे पे लोन देगी। जब महंगे पे लोगों को लोन मिलेगा तो वो खुद ही डिमांड कम कर देंगे गुड्स एंड सर्विसेज की, बोलेंगे हमें लोन लेना ही नहीं है। तो जब वो डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू है चीज़ों की वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो रेपो रेट, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि जब आप रेपो रेट इंक्रीज करते हो तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है सेंट्रल बैंक से कमर्शियल बैंक के लिए वो हो जाती है महंगी। इस वजह से कमर्शियल बैंक भी जब लोन देती है पब्लिक को वो भी हो जाता है महंगा, जिस वजह से पब्लिक जो है वो डिस्करेज हो जाती है, उसका मन नहीं होता है फिर कि वो जाके लोन ले। ठीक है, इट रिड्यूसेस द एबिलिटी। तो इससे आप क्या अज्यूम कर सकते हो, क्या मानोगे? अज्यूम क्या, बेसिकली होता क्या है कि ये एबिलिटी कमर्शियल बैंक्स की क्रिएट करने की क्रेडिट कम कर देता है। सिमिलरली जब आरबीआई ने बोला कि हम तुम्हें पहले 5% पे देते थे उधार, अभी हम 2% पे ही देंगे, यानी रेपो रेट कम कर दिया, तो कमर्शियल बैंक तो खूब सारा लोन ले लेगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट उसे अब कम देना है। जब कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन मिला तो कमर्शियल बैंक भी आपको सस्ते में लोन देगी, फिर हम सब पहुंच जाएंगे हमें भी लोन चाहिए, हमें भी लोन चाहिए, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है। तो इससे क्या है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। आप देख रहे हो आरबीआई किस तरह से कंट्रोल कर रही है। इट इज लाइक कठपुतली ना, कि आरबीआई कठपुतली की तरह कमर्शियल बैंक्स को नचा रही है और कमर्शियल बैंक्स हमें। इन्फ्लेशन के केस में रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है जिससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, एंड जब आपका डिक्रीज किया जाता है ना, जब आपका डिक्रीज किया जाता है रेपो रेट, उससे क्या है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। और ये कब किया जाता है? डिफ्लेशन में। ये किया जाएगा डिफ्लेशन में। आई होप इट इज क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। फिर देखो नेक्स्ट जो टूल है, नेक्स्ट जो मेजर है वो है बैंक रेट, जिसको आप क्या बोलते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट रेट बोलते हो। बैंक रेट क्या होता है? डिस्काउंट रेट। अब ये रेट क्या है? ये रेट भी वही सेम कहानी है जहां पे आरबीआई जिस रेट पे आपको यानी हमें नहीं, कमर्शियल बैंक को लोन देती है, ये भी वही रेट है, लेकिन थोड़ा सा रेपो रेट से डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे रीपर्चेज एग्रीमेंट जैसा कुछ नहीं है। बैंक रेट जिस रेट पे आपको लोन देती है वो किसके लिए देती है? लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। एंड रेपो रेट कौन से नीड्स के लिए होती है? शॉर्ट टर्म। ये याद रहेगा ना, रेपो नाम से ही लग रहा है वेरी स्मॉल,
बैंक रेट है मैम, कुछ तो अच्छा होगा, यानी लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। तो जब कमर्शियल बैंक्स उधार लेती हैं आरबीआई से लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए, तब वो जो आरबीआई आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है उसे आप क्या बोलते हो, बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। ठीक है, इनका भी इफेक्ट बिल्कुल सेम होता है। वैसे तो इसके और भी सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे जो चीजें अभी रेलेवेंट है। ठीक है, तो बैंक रेट का भी इफेक्ट रेपो रेट जैसा ही होता है। दैट मीन्स जब आप बैंक रेट इंक्रीज करोगे उससे क्या है, कमर्शियल बैंक्स को लोन महंगे में मिलेंगे, और जब कमर्शियल बैंक को लोन महंगे में मिलेंगे उससे क्या है कि कमर्शियल बैंक भी पब्लिक को महंगे में लोन देगी, जिस वजह से लोग डिस्करेज्ड हो जाएंगे, लोन लेना कम पसंद करेंगे, एंड ऑटोमेटिकली उनकी यानी कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली, जो सर्कुलेशन है मनी का वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई का मोटिव ही यही था बैंक रेट इंक्रीज करने का, सो दैट जो मनी सप्लाई इतना ज्यादा इकोनॉमी में हो गया है उसे कम कर दें। ठीक है, देखो ये बहुत प्यारा सा चार्ट है जो आपको बहुत ही अच्छे से आप समझ में आ जाएगा। जब इंक्रीज करती है रेपो रेट यानी बैंक रेट, पता है हमारे टाइम में भी ना हम लोगों को ये बताया गया था कि रेपो रेट या बैंक रेट सेम होता है लेकिन डिफरेंट होता है। बेसिक ये जो चार्ट है ना वो आपको इम्प्लीकेशन बताना चाहता है कि इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या होगा। तो देखो जब रेपो रेट इंक्रीज हुआ तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कमर्शियल बैंक की, जो कमर्शियल बैंक को जो जिस रेट पे बोरोइंग मिल रही है, उधार मिल रहा है, वो महंगा हो गया। उससे क्या है कि इन्होंने लेंडिंग रेट्स भी इंक्रीज कर दिए, जब पब्लिक को देगी तो वो भी इंक्रीज कर दिया। डिस्करेज हो जाएंगे बोरोवर्स लोन्स लेने में, और उससे क्रेडिट क्रिएटिंग पावर इनकी कम हो गई, और मनी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। क्योंकि आपने लोन कम दिया, क्रेडिट क्रिएट कम किया है, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली कम हो गई। अच्छा यहाँ पे इंक्रीज गलत लिखा हुआ है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, यहाँ डिक्रीज है। ये हो गया आपका, एक सेकेंड, अभी इसको तुरंत सॉल्व करेंगे हम लोग। डिक्रीज, ठीक है, तो जब डिक्रीज होगी रेपो रेट तब क्या होगा, जब डिक्रीज हुई रेपो रेट या बैंक रेट, दोनों का इम्प्लीकेशन सेम है लेकिन दोनों अलग पर्पस के लिए लोन लिए जाते हैं। क्या बैंक रेट में रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है? द आंसर इज नो। फिर रिवर्स रेपो रेट क्या है मैम? रेपो रेट का जस्ट उल्टा, आपने आंसर खुद ही दे दिया, रेपो रेट का जस्ट उल्टा, यानी जब कमर्शियल बैंक्स अपनी पैसे आरबीआई के पास जमा करते हैं वो होता है रिवर्स रेपो रेट। इसको थोड़ा लेमन लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो कि जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को उधार देती हैं वो जो रेट होगी जो वो चार्ज करेंगे उसे आप क्या बोलोगे? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, इसकी कहानी थोड़ी सी बस उल्टी है। ये है आरबीआई, ये है सेबी यानी कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो जब कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन, मैंने गलत वर्ड यहाँ पे यूज किया है सो दैट आपको याद रहे। देखो लोन बोलना भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल बैंक अपने आरबीआई को लोन नहीं देती है। इट इज काइंड ऑफ कि उनके पास अभी डिपॉजिट्स अच्छे आ रहे थे, पैसे अच्छे थे, तो उन्होंने बोला कि आरबीआई ये लो पैसा अपने पास रख लो, उसे हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दोगे तो हम भी कमा लेंगे। हम सब क्या करते हैं, बैंक के पास क्यों जाते हैं? मेरे पास सेविंग थी, हमने दे दिया तुमको, लो भाई रखो, उससे हमें इंटरेस्ट जनरेट होगा। इसी तरह कमर्शियल बैंक्स भी आरबीआई के साथ करती है या डिपॉजिट्स। तो आरबीआई जब कमर्शियल के बैंक के पास खूब सारा पैसा आता है तो वो ये करती है कि कुछ पैसा जाके आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देती है जिससे उसे इंटरेस्ट मिलती है। अब आरबीआई के लिए तो ये उसको पे करना पड़ेगा, तो उसी को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो कमर्शियल बैंक जब, या इसको आप इस तरह भी बोल सकते हो सो दैट आपको याद रहे, कमर्शियल बैंक जब आरबीआई को लोन देती है वो कौन सा रेट होता है? जिस रेट पे वो लोन देगी उसे रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रीपर्चेज रेट कहते हैं। रीपर्चेज आपको पता है सिग्निफिकेंस क्या है? जब आरबीआई ने इनके डिपॉजिट्स रखे ना तो इनको कुछ अपने कोलैटरल दिए होंगे, वो कोलैटरल जब आरबीआई दोबारा इनको पे कर देती है कमर्शियल बैंक्स को, तो वो कोलैटरल फिर से खरीदने की जो पावर है आरबीआई के पास उसे हम रीपर्चेज कहते हैं। क्लियर? जैसे हमने कमर्शियल बैंक्स का अभी पढ़ा था, इसको पढ़ लेते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद द सेंट्रल बैंक फॉर अ रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको ये चीज तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, पहले तो ये कौन से अग्रीमेंट्स है? रीपर्चेज वाले, यानी जिसने भी अपना गिरवी रखा है सामान वो दोबारा से उसे खरीद सकता है। साथ ही साथ दूसरी बात क्या समझ में आई होगी कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो इसको आप क्या बोलते हो, या रिवर्स रेपो रेट को? इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। कहीं लोन लिखा नहीं है, लेकिन लोन हम अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए लिख सकते हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, आइडियली आप पापा को लोन थोड़ी देते हो अपने, बट इसे आप ऐसे लिख सकते हो। आंसर में नहीं लिखना है,
याद करने के लिए अपने नोट्स में लिखना है। आंसर तो यही है कि आपके पास यानी कमर्शियल बैंक के पास जब खूब सारा डिपॉजिट था, आरबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसपे वो इंटरेस्ट देगी, उसी इंटरेस्ट को आप रिवर्स रेपो रेट कहते हो। अब इनका क्या सीन है, देखो तो रिवर्स रेपो रेट में ना थोड़ी सी कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। अब देखो, जब रेपो रेट ना इंक्रीज करता है आरबीआई, अब कहता है कि सुनो भाई, हम तुम्हारा जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, उसमें हम तुम्हें पहले 5 देते थे, अभी 10% देंगे इंटरेस्ट। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को आती है लालच, अच्छा अब हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है छोड़ो, हमें लोगों को देना ही नहीं है डिपॉजिट, हम सारा अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर गया है। तो ये जो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट आपने इंक्रीज किया है ना, उससे क्या है कि सारा डिपॉजिट चला गया आरबीआई के पास, आपने लोगों को तो पैसे दिए ही नहीं, क्योंकि कमर्शियल बैंक को लालच आ गई कि हमें अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट आरबीआई दे रही है, तो हम आरबीआई के पास ही डिपॉजिट करेंगे। इससे क्या है, आपकी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है लेंडिंग कैपेबिलिटी पे, यानी आपने क्रेडिट क्रिएट कम किया है, एंड जब क्रेडिट क्रिएट कम करोगे, मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा क्या, नहीं, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो जब रिवर्स रेपो रेट भी इंक्रीज किया तो आपकी जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई। साथ ही साथ जब इन्होंने आरबीआई ने बोला कि हम तुम्हें कम इंटरेस्ट देंगे, रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया, तो फिर इनको लगा कमर्शियल बैंक्स को, हैं इससे ज्यादा पैसा तो हम पब्लिक को लोन देके कमा सकते हैं, हमें ज्यादा पैसे नहीं रखने आरबीआई के पास, चलो हम क्रेडिट क्रिएट करेंगे। तो इससे क्या है, मनी सप्लाई इंक्रीज कर गई, आपकी जो बोरोइंग कैपेसिटी थी कमर्शियल बैंक्स की वो इंक्रीज कर गई। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रहा है। देखो, कोविड-19 के टाइम में कमर्शियल बैंक्स वर फ्लडेड विद डिपॉजिट्स, बहुत सारे डिपॉजिट्स कराए गए थे कोविड के टाइम पे फ्रॉम पब्लिक ने बहुत सारे डिपॉजिट्स किए थे, एंड देयर वर वेरी लेस बोरोइंग्स, किसी ने उधार लिया ही नहीं। तब फिर कमर्शियल बैंक ने अपनी रोटी और गुजारने के लिए जो जिंदगी चाहिए थी, उसके लिए उन्होंने आरबीआई के पास सारा पैसा कर दिया डिपॉजिट्स, जिसके लिए उन्हें खूब सारे इंटरेस्ट मिले, जिसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। आई होप सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। फिर देखो, ऑलवेज रिमेंबर, अब ये चीज थोड़ी सी याद करने वाली है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि रेपो रेट पे तो क्या है, आरबीआई आपको दे रही है कमर्शियल बैंक को, और रिवर्स रेपो रेट पे क्या है, आरबीआई कमर्शियल बैंक इनको पैसे दे रही है एंड आरबीआई आपको इंटरेस्ट दे रही है। यहाँ पे तो उल्टा था, तो हमेशा ये दोनों अपोजिट वे में काम करते हैं, लेकिन उनकी जो ट्रीटमेंट है वो कंट्रोलिंग कैपेसिटी की कमर्शियल बैंक्स की जो क्रेडिट है उसको इक्वल होती है या सेम होती है बेसिक। ठीक है, हाउएवर दे आर ट्रीटेड इन द सेम वे कंट्रोलिंग लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। आपने दोनों ही चीज पढ़ी कि रेपो रेट इंक्रीज करें या रिवर्स रेपो रेट, आरआरआर या एक सेकेंड डबल आर, दोनों ही अगर आप इंक्रीज करोगे तो आपकी जो मनी सप्लाई है, एमएस यानी एमएस धोनी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सर, लेकिन मनी सप्लाई है यहाँ पे, सर नहीं है, तो मनी सप्लाई आपकी डिक्रीज करेगी। तो दोनों का ट्रीटमेंट सेम है लेकिन मीनिंग इंटायरली डिफरेंट है, और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर हम लास्ट बात करें ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। ओपन मार्केट ऑपरेशन ओएमओ कुछ नहीं है, जब बाइंग एंड सेलिंग होती है तो हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। जहां मार्केट दिख गया ना, वहां मतलब क्या हो रहा होगा, सामान खरीद बेच, लेकिन यहाँ खरीद क्या रहे हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक्स जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदती है फ्रॉम द पब्लिक टू द पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स, ये वाला केस होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। बेसिकली यहाँ पे होता ये है ना कि जब गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज का हमारे पास, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रखता कौन है, हमारा सेंट्रल बैंक, आपको पता है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, हमने ये फंक्शन इसके पढ़े हैं। तो जब आरबीआई को ये देखना होता है कि अच्छा मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं, तो वो कुछ नहीं करती, सेल कर देती है। जब उसे मनी सप्लाई डिक्रीज करना है ना, मनी सप्लाई इकोनॉमी में डिक्रीज करना है, वो सेल कर देती है, आओ आओ सिक्योरिटीज ले जाओ, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज ले जाओ, इंडिविजुअल्स को, कमर्शियल बैंक्स को, सबको। ठीक है, तो जब लोगों ने सिक्योरिटीज खरीदा तो उनके पैसे किधर चले गए, सिक्योरिटीज में, सारा पैसा आरबीआई के पास आ गया। तो सारा पैसा जब आरबीआई के पास आ गया एंड लोगों ने सिक्योरिटीज खरीद ली, तो उससे क्या है, या कमर्शियल बैंक ने सारी सिक्योरिटीज खरीद ली, तो उसके पास तो पैसे हो गए खत्म, अब सिक्योरिटीज थोड़ी लोन देगा। तो जब मार्केट सप्लाई या मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम करना होता है आरबीआई को, वो सारी सिक्योरिटीज बेच देती है, सबको लालच दे देती है, खरीद लो, आइए खरीदिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की बिल्स, सारी सिक्योरिटीज खरीदिए। तो लोग खरीद लेते हैं, जिस वजह से सारा पैसा कमर्शियल बैंक का भी लॉक हो जाता है सिक्योरिटीज में, एंड उनकी क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। जब उन्होंने उधार कम क्रिएट किया तो मनी सप्लाई भी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है।
लेकिन जब उन्हें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है कि अरे यार डिफ्लेशन चल रहा है, मेरी तो चीजें बिक ही नहीं रही हैं, सब कुछ सस्ता होते जा रहा है, डिफ्लेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करती है। गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास जो भी सिक्योरिटीज हैं, अब यहाँ पे गवर्नमेंट कौन है आपका पता है, आपको आरबीआई की बात हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एजेंट है वो कौन है, आपकी आरबीआई। एंड मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आपकी आरबीआई। क्रेडिट कंट्रोल कौन करता है, आपकी आरबीआई। तो यहाँ गवर्नमेंट का मतलब आरबीआई है। लेकिन किसकी सिक्योरिटीज बेच रहा है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये तो बात क्लियर है ना। तो जब उसे मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ानी होती है, मनी सप्लाई ना इकोनॉमी में बढ़ानी होती है, तो फिर गवर्नमेंट आरबीआई क्या करती है, आरबीआई कहती है कि मैं आपके पास जितनी भी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं परचेज करने के लिए रेडी हूँ। तो कमर्शियल बैंक के पास जितनी सिक्योरिटीज होती है वो जाते हैं देते हैं आरबीआई को। जब आरबीआई ने वो चीज़ परचेज की, आपको जब आप कुछ परचेज करते हो तो क्या है, आपका पैसा, आपके पास पैसा आता है ना। आरबीआई ने चीज़ें परचेज की, आरबीआई यहाँ पे बन गया बायर। जब बायर ने कोई सामान परचेज किया तो ऑटोमेटिकली इन्होंने पेमेंट की होगी, और पेमेंट किसको कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक्स को। यानी सिक्योरिटीज खरीद के गवर्नमेंट आरबीआई ने आपके पास दे दिया पैसा कि दो सारा सामान हमें, तो पैसे ले जाओ। तो जब पैसे आपके पास चले गए, कमर्शियल बैंक के पास पैसे गए, तो उनकी जो क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा पैसा है, ज्यादा डिपॉजिट्स वो क्रिएट कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो सेल एंड परचेज का रिलेशन भी, आई होप इट इज क्लियर। क्या ये कंडीशंस हैं, देखो एक अच्छा वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी मार्केट होना चाहिए, रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक शुड बी अफेक्टेड विद द सेल। अब जो रिजर्व है कमर्शियल बैंक का वो इफेक्ट तो होना चाहिए, तभी तो हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, नहीं तो हम क्यों करते हैं। सेंट्रल बैंक के पास सिक्योरिटीज होनी चाहिए एडिक्वेट अमाउंट में, सो दैट वो मनी सप्लाई में बाइंग एंड सेलिंग वाला काम कर पाए, और बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होने चाहिए, कुछ बेसिक सी चीजें हैं। ओके, फिर हम बात करें लास्ट आपके लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स की। ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़े थे, यानी कुछ पैसा अपने डिपॉजिट्स का कमर्शियल बैंक को किधर रखना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। यानी उतना कैश आपको रिजर्व करा के रखना पड़ता है आरबीआई के पास। लेकिन एक और टूल है आरबीआई का जिसके थ्रू वो रिजर्व्स मेंटेन करा सकती है। जो दूसरा टूल है उसे आप कहते हो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी ये चीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इन्हें हम और क्या बोलते हैं, वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं, या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जो आरबीआई कहती है आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कमर्शियल बैंक्स आर ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन रिजर्व्स। उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा, अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट उन्हें रिजर्व रखना पड़ेगा। या तो वो कहती है, आरबीआई कहती है, या तो रिजर्व आप मेरे पास रखो, या तो रिजर्व अपने खुद के पास रखो। तो जब आरबीआई ये कहती है कि मेरे पास रखो, यानी आरबीआई के पास रखो, वो होता है कैश रिजर्व रेशियो। और जब आरबीआई ये कहती है कि कुछ पैसा अपने पास भी बचा के रखो, वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज, वो मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ये आपको पता है नेट क्यों है, ग्रॉस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंटर बैंक वाले डिपॉजिट्स हमने इंक्लूड नहीं किए। टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद दी सेंट्रल बैंक, यानी वो मिनिमम परसेंटेज जो आपको अपनी नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज, यानी अपनी डिपॉजिट्स का, डिपॉजिट्स यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है, आपकी डिपॉजिट्स। क्यों, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास जो भी पैसा आपने डिपॉजिट किया है वो उनके लिए तो लाइबिलिटी है, कभी भी आप जाके ले सकते हो, मांग सकते हो, ठीक है। तो वो आपको मेंटेन करना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास। तो वो जो रिजर्व, वो जो रेशियो है, वो जो क्वांटिटी है कि कितना रखना पड़ेगा आपका, कौन बताता है, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये कैसे मनी सप्लाई में इफेक्ट करता है, जब कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज हो गया, यानी ज्यादा पैसे आपको रिजर्व में रखने पड़ेंगे, कम पैसा आपके पास बचेगा डिपॉजिट्स या लोन क्रिएट करने में, यानी आपकी मनी सप्लाई डिक्रीज कर जाएगी, है ना। आपका जो बोरोइंग, जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली जब कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई ने कम कर दिया, दैट मीन्स जब आपको कम पैसा अपने पास रिजर्व में रखना है, ज्यादा पैसे आपके बच गए डिपॉजिट्स के, जिनको आप सर्कुलेट कर सकते हो, क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो, तो मनी सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। सेम नेचर है इनका भी, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, एन इंक्रीज इन सीआरआर रिड्यूसेस द एक्सेस रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड लिमिट देयर क्रेडिट क्रिएटिंग पावर। यानी इंक्रीज करोगे जब आप सीआरआर, तो उनकी जो रिजर्व्स हैं वो इंक्रीज इन सीआरआर रिड्यूस कर रहा है एक्सेस रिजर्व फॉर कमर्शियल बैंक, यानी अब आपको वो चीज रिजर्व में मेंटेन करनी है, और आपकी जो लिमिट है क्रेडिट क्रिएटिंग पावर है वो कम हो जाएगी। बात करें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की, तो वो कौन से रेशियोज हैं, इट रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विथ देमसेल्व्स।
ये अपने पास आप मेंटेन करके रखो, आरबीआई ये भी आपको बोलती है। एंड जब आप वो चीज़ यानी कमर्शियल बैंक अपने पास मेंटेन करती है, उसे क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कैसे मेंटेन करोगे? इन द फॉर्म ऑफ डेजिग्नेटेड असेट्स। कुछ डिजाइन कर दिया गया है, उन लिक्विड एसेट्स में ही आपको मेंटेन करना है वो रिजर्व्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैश में मेंटेन करना है, कुछ एसेट्स होंगे जिसमें आपको मेंटेन करना है, जो कि डेजिग्नेटेड होंगे, पहले से ही बताए गए होंगे। दैट कैन बी अनक्यूम्बर्ड और unencumbered and government and other approved securities और current account balances with other banks। ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिनके थ्रू आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अपने पास मेंटेन करना है। इनका नेचर भी सेम है। अगर आपने SLR यानी स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो इंक्रीज कर दिया, यानी आपका पैसा ज़्यादा लॉक हो गया रिजर्व्स में, कम पैसे बचे कमर्शियल बैंक के पास क्रेडिट क्रिएट करने के लिए, लोन कम क्रिएट किया, तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये अनएनक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज एंड अप्रूव सिक्योरिटीज कौन सी होती हैं? अनएनक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज वो सिक्योरिटीज है विच आर नॉट एक्टिंग ए सिक्योरिटी फॉर लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक। यानी वो सिक्योरिटीज आप लोन लेने के लिए आरबीआई से यूज नहीं कर सकते हो, इन्हें आप यूज नहीं करोगे व्हेन यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम आरबीआई। अप्रूव सिक्योरिटीज कौन सी हैं? जो सिक्योरिटीज हुज रिपेमेंट इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, यानी वो सिक्योरिटीज जिसका आपको गवर्नमेंट गारंटी देती है कि पे कर देगी। कुछ बेसिक सी बातें थी। अब हम बात करें मार्जिन रिक्वायरमेंट की, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? वो रिक्वायरमेंट जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आरबीआई ये कहती है कि लोगों को जितना भी उधार चाहिए, हमने जो मार्जिन सेट कर दिया उससे ज्यादा लोन आप नहीं दे सकते। यानी मार्जिन क्या है? एक डिफरेंस है बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोअर अगेंस्ट द लोन। फॉर एग्जाम्पल ए है, ए ने बोला कि हमें 10 लाख का लोन चाहिए, 10 लाख के लोन के लिए हम आपको सिक्योरिटीज हम 8 लाख की वो कर रहे हैं, कोलेटरल, यानी 8 लाख की कोलेटरल सिक्योरिटी हम आपको दे रहे हैं, उसके लिए हमें 10 लाख लोन दे दो। तो फिर आरबीआई ये बोलती है कि हमने मार्जिन सेट कर दिया है कि 8 लाख से, यानी हम टोटल 8 लाख या 10 लाख उसे लोन नहीं देते हैं, एक मार्जिन सेट रहता है कि उस मार्जिन से ज्यादा आप सिक्योरिटी पे नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ लिखा है, इफ द मार्जिन फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज 40%, देन कमर्शियल बैंक्स आर अलाउड टू गिव अ लोन अप टू 60%। यानी अगर 40% मार्जिन रिक्वायरमेंट है, आरबीआई ने फिक्स किया है, तो 40% से कम, यानी 100% का 40% माइनस कर दो, वो 60% ही लोन आप दे पाओगे। यानी 8 लाख का 60% कितना है आपका? 8 लाख का 60% कितना होगा? 6 is the 48, यानी 4,80,000 रुपए ही आपको हम लोन ग्रांट करेंगे। आपकी मार्केट सिक्योरिटीज कितनी थी, या गवर्नमेंट में जो आपने कोलेटरल सिक्योरिटीज रखवाई है, जमा कराई है, उसकी वैल्यू 8 लाख थी, लेकिन 4,80,000 रुपए ही हम आपको लोन दे पाएंगे। रीजन ये है क्योंकि सरकार ने यानी आरबीआई ने बोला है कि आपका मार्जिन हमें रखना ही पड़ेगा 40%, यानी जो भी आप उधार हमसे लेना चाहते हो उसमें 40% काट के ही हम आपको लोन दे पाएंगे। ये मार्जिन भी कौन सेट करता है? आरबीआई। इसको भी कई बार आरबीआई चेंज करता है, क्यों? क्योंकि उसे मनी सप्लाई कंट्रोल करना है। जब मार्जिन आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ज्यादा पैसा आपको मार्जिन में मेंटेन करना है, तो आपके पास कम पैसा बचेगा, यानी बोरोइंग कैपेसिटी कमर्शियल बैंक की कम हो जाती है एंड मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। फॉल इन मार्जिन, अगर आपने मार्जिन कम कर दिया, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ 40% है, ठीक है, यानी 40% आपको मार्जिन रखना है, अब उसी को इंक्रीज कर दो, 50% मार्जिन रखेंगे अपने पास, कमर्शियल बैंक्स फिर 50% वैल्यू पे ही लोन दे पाएगी। सिमिलरली जब उसने वैल्यू कम कर दी मार्जिन की, अब 10% ही मार्जिन है, बाकी उतना पैसा आप लोन दे सकते हो, तो वो लोन देने वाला वैल्यू क्या होगा? उतने वैल्यू पे आप लोन दे पाओगे, यानी ज्यादा लोन ग्रांट कर पाओगे, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। आई होप क्लियर है, ठीक है। डिफरेंट मार्जिन होती हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज के लिए, वो आरबीआई आपको बताती है। फिर अदर इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? मॉरल सुवेशन, मॉरली जाके बोलती है कि एक परसुवेंस, एक प्रेशर दे रही है सेंट्रल बैंक्स को कि देखो मॉरली हम तुम्हें समझा रहे हैं, समझ जाओ प्लीज, इतना लोन ऐसे ही दो, ऐसे मत दो। तो सिंपल ये है कि आरबीआई यहाँ पे आपको मॉरली समझाने की कोशिश कर रही है, अंडरस्टैंडिंग एक मेंटेन करने की कोशिश कर रही है कि आप ऐसे ऐसे कॉपरेट करो, तभी हमारा मनी सप्लाई सही से चलेगा। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स है, कुछ डायरेक्ट एक्शंस भी है जो आरबीआई ले सकती है अगर आपने उनकी बातें क्रेडिट कंट्रोल वाली नहीं मानी तो। इनको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव वाले कौन से होंगे? वो सारे जो जिसमें हमने कोई क्वांटिटी फिक्स की है, ठीक है। एंड क्वालिटेटिव वाले कौन से? जिसमें आपने नेचुरली बात करने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है।
देखो ये है क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आरबीआई, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वाले इधर है, ये सारे देखो पैसे से रिलेटेड है ना, इंटरेस्ट रेट, ओपन मार्केट में भी बाइंग एंड सेलिंग यानी पैसा, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स यानी कैश रिजर्व रेशियो, एंड SLR स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो, ये सारे कौन से हैं, ये पैसे से रिलेटेड है। लेकिन क्वालिटेटिव वाले क्या है, मार्जिन है। देखो ये याद रखना कि मार्जिन रिक्वायरमेंट आपका क्वालिटेटिव में आता है, क्योंकि आपने कोई रेट नहीं प्रेस्क्राइब किया है कि इतने रेट पे आपको मेंटेन करना है रिजर्व या इंटरेस्ट चार्ज करना है। ये सिर्फ मार्जिन है जो गवर्नमेंट ने यानी आरबीआई ने आपके लिए सेट कर दिया है, उससे ज्यादा उधार आप नहीं दे सकते। मॉरल सुएशन है जब आप समझा रही है आपको आरबीआई, या सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स यानी डायरेक्ट एक्शन, आपने आरबीआई ने एक्शन ही ले लेना है जब अगर चीजें कंट्रोल से बाहर जाती है तो, ठीक है। फिर हम बात करें सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक का क्या डिफरेंस है, यू कैन हैव अ लुक, बहुत बेसिक्स हैं, ये एपेक्स बॉडी है, जाहिर सी बात है, और ये सारे इंस्टीट्यूशन है जो कमर्शियल काम करते हैं। कमर्शियल वाले कौन से, बाइंग, एक्सेप्टिंग, ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स। ये जनरली कौन ओन करेगा, गवर्नमेंट ही करेगा। और इसे कौन ओन करता है, ये तो गवर्नमेंट भी कर सकती है, प्राइवेट भी कर सकती है। गवर्नमेंट के कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपके, SBI। प्राइवेट वाले कौन से हैं, HDFC जो लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है आपका। इशू ऑफ करेंसी कौन करेगा, सोल मोनोपोली किसका है, आरबीआई का। इनके पास क्या इशू करने की पावर है करेंसीज को, नहीं। क्रेडिट क्रिएट कौन करेगा, क्रेडिट क्रिएट कौन करेगा, आपके कमर्शियल बैंक्स। और क्रेडिट कंट्रोल कौन करेगा, आपकी सेंट्रल बैंक, ठीक है। नंबर ऑफ बैंक्स यहाँ पे सिर्फ एक ही हो सकता है, ये बहुत सारे हो सकते हैं। फिर बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो क्योंकि ये कमर्शियल बैंक इन्वेस्टर्स और सेवर्स को लिंक करते हैं, तो कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होती है। एक फाइनेंस और क्रेडिट का फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है, जिसको उधार की जरूरत है उसको उधार दे दिया, जिसको फाइनेंस की जरूरत है फाइनेंस, जिसको सेव करने की जरूरत है सेविंग के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जब करने जाते हो तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। पैसे कहाँ से मिलेंगे, बैंक से लोन लेके आप बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हो। एक रीजनल डेवलपमेंट प्रमोट करता है कमर्शियल बैंक, क्यों, क्योंकि अब हम हर जगह कमर्शियल बैंक्स को ओपन करते हैं, जिससे रीजनली हर जगह लोग इन सब चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। सेविंग इन्वेस्टमेंट हैबिट्स इंक्रीज होती हैं, कंज्यूमर्स को भी हेल्प होती है। सारी चीज़ें जो कंज्यूमर्स को टीवी, व्हीकल, कार वार लेनी है वो कहाँ से ले पाएंगे, तो कमर्शियल बैंक एक एड है, एक असिस्टेंस है जो उनको मिलती है कमर्शियल बैंक के थ्रू, सो दैट वो अपनी बेसिक चीज़ें या अपनी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर पाएं। स्ट्रक्चर की बात करें कमर्शियल बैंक्स के, तो दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, एक है शेड्यूल्ड, एक है नॉन शेड्यूल्ड। सिर्फ इतना याद रखना है कि शेड्यूल्ड वाले कौन से हैं, जिनको आरबीआई एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है, और नॉन शेड्यूल्ड वाले वो है जो जिसपे आरबीआई का कोई वो नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई कंट्रोल नहीं करती है, आरबीआई तो कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करेगी ही, बिकॉज पप्पा तो वही है। लेकिन सेंट्रल जो आपके नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई के अंडर, आरबीआई एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, इस वजह से ये नॉन शेड्यूल्ड है। शेड्यूल्ड इसलिए क्योंकि आरबीआई एक्ट में मेंशन्ड है, नॉन शेड्यूल्ड इसलिए क्योंकि आरबीआई एक्ट में मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो प्राइवेट लोग वो करते हैं, पब्लिक यानी गवर्नमेंट की जो बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक्स, जैसे एसबीआई एंड इट्स सब्सिडरीज, अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स, बहुत सारे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, यूनियन बैंक एंड बहुत सारे फॉरेन सेक्टर बैंक्स भी हैं, बाहर के भी बैंक्स हैं, सिटी बैंक, ठीक है। तो शेड्यूल्ड वाले कौन से बैंक हैं, जिनको इंक्लूड किया गया है शेड्यूल में ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अब वो प्राइवेट हो सकते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना, जैसे एसबीआई। स्टेट बैंक ऑफ, वैसे ये पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट नहीं है। पब्लिक सेक्टर कौन सी बैंक है, जिनको ओन एंड कंट्रोल कौन कर रही है, गवर्नमेंट। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, वेलफेयर पर्पस है, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं। सबसे जो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको आप कैसे डिफाइन करते हो, एक तो आपका ये एसबीआई एंड इट्स सब्सिडरीज है, दूसरा वो नेशनलाइज्ड बैंक्स। नेशनलाइजेशन कब हुआ था आप सबको पता है ना, ओके। फिर बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक की, वो कौन से, जिनको ओन एंड कंट्रोल प्राइवेट बिजनेसमैन करते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, IDB, ये सारे कुछ अलग एग्जांपल्स हैं। फॉरेन बैंक वो हैं जो फॉरेन लोगों की बैंक्स हैं, यहाँ पे उनके ब्रांचेस खुले हुए हैं, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक्स, ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल है। नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या है, वो बैंक्स जिनको इंक्लूड नहीं किया जाता है सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई, यानी ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से शेड्यूल में शेड्यूल्ड बैंक्स आते हैं, सेकेंड शेड्यूल। जो आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल्ड में नाम जिनका रजिस्टर्ड है वो कौन से होंगे, शेड्यूल्ड बैंक। कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 2। और नॉन शेड्यूल वाले कौन से हैं, जिनका सेकेंड शेड्यूल में नाम नहीं है, रजिस्टर नहीं किया गया है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, ये कैश रिजर्व्स मेंटेन करने के सेंट्रल बैंक के पास,
क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? रिजर्व जब भी आप मेंटेन करते हो अनसर्टेनिटीज को सिक्योर करने के लिए करते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सेंट्रलाइज रिजर्व सिस्टम होना चाहिए। कुछ 3-4 एडवांटेज हैं, यू कैन हैव अ लुक एंड हियर वी कम टू एन एंड ऑफ द सेशन, जहाँ पे हमने बैंकिंग कर लिया है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मेक श्योर द माई वे कॉमर्स आप चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे टेलीग्राम पे पीडीएफ्स, अपडेट्स एंड कोई भी डिस्कशन करनी हो यहीं पे होती है। ओके, सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिन्हें नहीं पता कि यहाँ पे अब क्लासेस चल रही हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। हमने स्टार्ट कर दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स, टाइम से पहले कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए। ओके, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू सून।